तो वेलकम टू द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स क्लासेस एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड 10th क्लासेस। तो हम क्या स्टार्ट कर चुके हैं, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और ये आपका लेक्चर नंबर कितना हो गया, तो ये आपका लेक्चर नंबर हो गया 5। कितना हो गया लेक्चर नंबर 5, जहां पे हम लोग अभी पर्टिकुलर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम लोग पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिसे हम लोग सिंपली करंट बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, फिर अपन लोगों ने सर्किट के टाइप वगैरह देखे थे। फिर हमने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था एनसीईआरटी से और एचसी वर्मा से, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन का यहाँ पे हिंट भी दिया था। तो आई होप आपने सारे होमवर्क क्वेश्चन को सोल्व कर रखे होंगे। तो आज चलिए अपन लोग एक न्यू टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा टॉपिक आज अपन लोग उठाएंगे, तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक करंट क्या है। आज अपन लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करता है, या कौन कौन से फैक्टर है ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिस पर इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम यहाँ पे जो भी बताएंगे वो सफिशियंट होगा। और यहाँ पे मैं फिर कुछ एनसीईआरटी से, कुछ एचसी वर्मा से, जैसा कि एंड ऑफ द एवरी लेक्चर हम लोग लेते हैं, तो हम लोग लेंगे। और हाँ, यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। और आई मस्ट सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी और एचसी वर्मा का बुक अरेंज कर लो, है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर एनसीईआरटी का, एचसी वर्मा का दोनों मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, द व्हाट पैरामीटर ऑन विच द इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन। तो हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन, किस किस पर इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। तो इसे हम लोग आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, और मैं चाहता हूं कि इस एग्जांपल को आप जरा केयरफुली सुनना। तो हम लोग जैसा कि एक टर्च लेते हैं, और टर्च को जब हम कुछ हफ्तों के लिए जलाते हैं, या टर्च को कुछ हफ्तों के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि टर्च की रोशनी जो है कुछ हफ्तों के बाद थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। कहने का मतलब ये है, when we use torch for a several weeks, what we see या what we observe the light of the torch is going to reduce। तो हम लोग क्या देखते हैं, when we use torch for several weeks, ये वीक्स का अर्थ होता है, या हिंदी मतलब होता है हफ्ता, जिसे सप्ताह बोलते हो। वीक्स WEEKS, ठीक है। और एक वीक होता है आपका, इसका अर्थ होता है कमजोर। यानी तो इस वर्ड में आप कंफ्यूज मत होना कि जब हम टॉर्च को कुछ हफ्तों के लिए यूज करते हैं, व्हेन वी यूज टॉर्च फॉर सेवरल वीक्स वी सी द lights of torch is becomes dim। वो क्या हो जाता है, डीम हो जाता है। कहने का मतलब उनका जो पहले लाइट था टर्च से निकलता हुआ, वो लाइट अब धुंधला हो जाता है। डीम का मतलब होता है धुंधला हो जाना। तो जब हम कुछ हफ्तों के उपरांत टर्च की रोशनी को ऑब्जर्व करते हैं एट द स्टेज ऑफ इनिशियम, तो हम देखते हैं कि टर्च की रोशनी है वो डीम हो जाती है। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग ये कहते हैं कि टर्च के अंदर जो सेल था, या टर्च के अंदर जो बैटरी था, वो अपना वीक हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट वी से दैट शेल या बैटरी becomes weak। ये देखो, ये वीक का अर्थ होता है कि बैटरी कमजोर हो चुकी है, और ये वीक्स का अर्थ होता है कि कुछ हफ्तों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए। तो ये वीक्स और ये वीक में आप कंफ्यूज मत होना। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या कहते हैं, हम लोग बाय डिफॉल्ट ये कहते हैं कि जो टर्च के भीतर जो हमने सेल लगा रखा है या बैटरी लगा रखा है,
वो क्या हो चुका है, तो वो अपना कमजोर हो चुका है। तो इसीलिए ये जो लाइट जो टर्च का था वो क्या हो चुका है, वो अपना डीम हो चुका है। अब हम लोग एक्चुअली ये सोचेंगे कि हम लोग जो बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि ये जो अपना सेल या बैटरी वीक हो चुका है या लाइट अपना किसका, तो इस टॉर्च का ये जो डीम हो चुका है इसका क्या मतलब निकलता है। यानी क्वेश्चन हम ऐसे लगा सकते हैं, व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स, कहने का मतलब कि ये जो सेल है या बैटरी है ये कमजोर हो चुकी है या लाइट अपना डीम हो चुका है, इसका क्या मतलब निकलता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकलता है कि हमने जो सर्किट में, लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सर्किट बता चुके हैं, तो हमने जो सर्किट में, अभी ध्यान से सुनो, ये क्या है, अपना बैटरी है, बैटरी का सर्किट सिंबल। ये मान लो कि टॉर्च का हमने सिमेट्रिक डायग्राम कुछ इस तरह बनाया, ये अपना बल्ब है, ठीक है, ये अपना बल्ब है कुछ इस तरह, ये बैटरी है। इसे मैं जब कुछ हफ्तों के लिए यूज करता हूं, इससे मैं कुछ हफ्तों के लिए यूज करता हूं, तो करंट किधर से, हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होता है। बट हम लोग जानते क्या है कि एक्चुअली प्रोटॉन मूव नहीं करता है, पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन मूव करना, बट प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है एंड व्हिच पार्टिकल इज मूविंग, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कहां से कहां करता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इधर से मूव करता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के टर्म में अगर हम समझते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो कहने का मतलब ये अगर टर्च है, टर्च में क्या रहता है, एक बैटरी का रहता है, कहीं पे आप चाहो तो स्विच लगा सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे स्विच लगाया, ठीक है, ये रहा, हमने स्विच को ऑन करा, तो कुछ हफ्तों के बाद देखते हैं कि ये टॉर्च की जो लाइट, ये जो बल्ब है वो धीरे धीरे डीम होने लगता है। तो इसका क्या मतलब निकलता है, तो इसका यही मतलब निकलता है कि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर अप्लाई करा था, या पोटेंशियल डिफरेंस हम किसके थ्रू अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम सेल या बैटरी के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा था या बैटरी का लगा रखा था वो कमजोर हो चुका है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में अगर हम समझना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था अपना कम हो चुका है, दैट इज व्हाई दिस लाइट बिकम्स डीम। तो हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ये सर्किट मिटा दूं क्या, ये तो एक्चुअली मैं आपको समझाने के लिए सर्किट ड्रॉ कर रहा था, तो ये सर्किट को समझना उतना कठिन नहीं है। तो एक्चुअली ये जो वीक हुआ है क्या, सेल या बैटरी या लाइट अपना जो डीम हो चुका है, उसका मेन रीजन क्या है, तो उसका मेन रीजन है इट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स या पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या हो गया, तो वो रिड्यूस हो गया, कहने का मतलब कम हो गया। तो रिड्यूस का हिंदी अर्थ होता है एक्चुअली कम होना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसीलिए ये जो टर्च था अपना, ये जो टर्च था अपना, उस टर्च का ये लाइट क्या हो गया, उस टर्च का लाइट ये डीम हो गया। तो एक्चुअल मीनिंग क्या था, एक्चुअल मीनिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। ठीक है यहां तक। अब रहा बात कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हुआ, किसका रिड्यूस हुआ, तो बाय डिफॉल्ट हमने सर्किट में क्या अप्लाई करा था, या टॉर्च का जब हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो टर्च का जो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्च में अपना बैटरी किया सेल करा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये जो रिड्यूस हुआ किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये जो रिड्यूस हुआ सेल का या बैटरी का। तो इसका कुछ यही मतलब निकलता है। तो आई थिंक आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। तो क्या हम समझें, यही हम समझें कि जो लाइट का डीम होना या बैटरी का कमजोर हो जाना, एक्चुअल मीनिंग क्या है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा था सेल या बैटरी का, वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, तो रिड्यूस हो गया। तो इसे हम लोग बाय डिफॉल्ट ऐसे कह सकते हैं, दैट इज व्हेन वी यूज सेल या बैटरी
for long time the potential difference reduces to the smaller value और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो गया कुछ स्मॉलर वैल्यू में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, कॉल्ड एज स्मॉलर वैल्यू कॉल्ड एज पोटेंशियल ड्रॉप। क्या कहलाता है ये? पोटेंशियल ड्रॉप। तो इस कंसेप्ट को जरा माइंड में रखना, क्योंकि कभी कभी क्या पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ड्रॉप। कभी कभी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है इस टाइप के भी क्वेश्चन। तो इस कंसेप्ट को भी याद रखना कि व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो अब व्हेन वी यूज लेस पोटेंशियल डिफरेंस, क्या चीज का? तो लेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल या बैटरी ऑफ सेल इन टॉर्च, जब हम लोग यूज करते हैं वही लेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल का किस में? तो टॉर्च में। तो हम लोग क्या देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि लेस करंट फ्लो होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं? then we observe less current is flowing, then we see less current is flowing, यहाँ ये इसमें मत कंफ्यूज होना कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। एक्चुअली फ्लो तो चार्ज कर रहा है, तो हम सर्किट की बात कर रहे हैं। तो सर्किट में क्या फ्लो करता है? तो सर्किट में आप चार्ज के कंसेप्ट में समझोगे तो चार्ज भी फ्लो करता है, या करंट के कंसेप्ट में समझोगे तो करंट भी फ्लो करता है। तो एक्चुअली फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, और करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि चार्ज के कंसेप्ट में भी समझो तो वो फ्लो कर रहा है, और करंट के कंसेप्ट में समझो तो करंट भी फ्लो कर रहा है। हम लोग क्या देखते हैं कि लेस करंट फ्लो कर रहा है। अब ये लेस करंट फ्लो किस में कर रहा है? तो अगर हम सर्किट के अकॉर्डिंग समझना चाहेंगे तो सर्किट में हमने क्या लगा रखा था? तो सर्किट में हमने यहां पर देखो, ये रहा अपना टॉर्च बल्ब, ये रहा अपना टॉर्च बल्ब, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो करंट यहां से जो फ्लो कर रहा है, तो करंट किससे फ्लो करता रहता है? तो करंट इस बल्ब से फ्लो करते रहता है। तो we see less current is flowing किससे? तो less current is flowing through this bulb, less current flowing through bulb, ठीक है। तो जब लेस करंट बल्ब से फ्लो करता रहता है तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये बल्ब क्या हो चुका? तो ये बल्ब डिम हो चुका। लेस करंट फ्लोइंग थ्रू बल्ब, दैट इज वाई bulb becomes dim, ठीक है। इसीलिए बल्ब क्या हो चुका? तो इसीलिए बल्ब डिम हो चुका है या धुंधला हो चुका है। तो अपने पास तो अब स्पेस है नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप आपने इसका कॉपी कर लिया होगा, पॉज का बटन दबाकर, या स्नैपशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे इरेज कर दूं। चलिए, तो हम लोग लास्ट एग्जांपल के थ्रू क्या समझें? तो लास्ट एग्जांपल के थ्रू हम लोग यही समझें कि जब पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस करने लगा तो बल्ब अपना क्या हो गया? बल्ब अपना डिम हो चुका। दैट मीन्स बल्ब का लाइट जो दे रहा था वो कम हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है अपना, वो इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे, राइट? क्योंकि हमने क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक ओके था, दैट मीन्स नॉर्मल कंडीशन में था, लाइट अपना टर्च वाला लाइट अच्छा दे रहा था। जब पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर गया या रिड्यूस कर गया, तब हम देख रहे हैं कि लाइट डिम हो चुका है। तो दैट मीन्स ये जो लाइट क्या था? तो लाइट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट।
तो इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो वी कैन से दैट क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट जो कि पास कर रहा था किसी सर्किट के कोई भी एलिमेंट से। तो हमने तो अभी टर्च का एग्जांपल दिया, तो सिंपली टर्च में क्या था, तो बल्ब था। तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था बल्ब से, तो वहां पे कुछ भी हम एलिमेंट लगा सकते हैं, लाइक फैन लगा दें तो फैन भी धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उनका स्पीड स्लो हो जाएगा। कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा था, यानी लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू से अगर मैं समझना चाहूंगा तो लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू से हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब इज डिपेंड्स अपॉन द potential difference applied across it। कहने का मतलब जो हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करा था, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जो करंट फ्लो हो रहा था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस पे, जो हमने सर्किट में क्या करा था, तो हमने सर्किट में अक्रॉस इट अप्लाई करा था, सर्किट में हमने क्या करा था, अप्लाई करा था। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि व्हेन potential difference was high, जब पोटेंशियल डिफरेंस हाई था तो अपना सर्किट से जो करंट भी फ्लो हो रहा था वो भी अपना हाई था। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में हाई था, देन करंट जो फ्लो हो रहा था, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट was also high, ठीक है। और जब and when potential difference was low, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, देन इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट फ्लोइंग थ्रू किससे, तो सर्किट से या सर्किट एलिमेंट से, थ्रू सर्किट वाज ऑल्सो लो, ठीक है। तो हमने लास्ट एग्जांपल से ये देखा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हाई था तो सर्किट से अपना करंट हाई फ्लो हो रहा था, और जब पोटेंशियल डिफरेंस अपना लो हो गया था तो हमने देखा कि करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, या और सर्किट में क्या लगा था, तो बल्ब लगा था, तो करंट भी क्या हो गया, लो हो गया। तो हमने लास्ट एग्जांपल से यही देखा। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक करंट इस पोटेंशियल डिफरेंस पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा था। और ये कंसेप्ट मैं जो बता रहा हूं, कहने का मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन जो था वो फर्स्ट किसके द्वारा डिस्कवर करा गया था या किसने करा था, तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम्स। क्या नाम था, जॉर्ज सिमोन ओम्स। उन्होंने इस रिलेशनशिप को, कौन सा रिलेशनशिप को, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को इस्टेब्लिश करा था।
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ओम्स लॉ बोलते हैं। तो कहने का मतलब एक पॉइंट में बना देता हूं, द रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप बिटवीन किसका किसका, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस was first established by German physicist named as George Simon Ohm। जॉर्ज सिमोन ओम, ठीक है। इस जॉर्ज सिमोन ओम ने ये रिलेशन को सबसे पहले इस्टेब्लिश करा था, कॉल्ड एज ओम्स लॉ। क्या कहलाता है? ओम्स लॉ कहलाता है। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है? द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट या द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। तो अब रहा बात कि ओम्स लॉ है क्या, या ओम्स लॉ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी कुछ छापना है वो छाप सकते हैं, फिर मैं ओम्स लॉ कैसे डिफाइन करना है वो समझाऊंगा। तो आई थिंक आपने इसे छाप लिया होगा या कॉपी कर लिया होगा अपने नोटबुक पर, पॉज का बटन दबा के, या स्नैपशॉट ले लिए होंगे। तो मैं इसे इरेज कर दूं। चलिए, तो हेडिंग लगाइए ओम्स लॉ। तो अब ओम्स लॉ अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे? तो ओम्स लॉ किसे कहते हैं, या हाउ वी कैन डिफाइन ओम्स लॉ। तो हेडिंग लगाइए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? तो जो हमने कंसेप्ट बताया अभी कुछ देर पहले, उसी कंसेप्ट को यहां पे हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस किस में? तो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस में? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? तो हमने क्या देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा था? डायरेक्टली। तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो यही सिंपली ओम्स लॉ नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स भी होगा, कुछ कंडीशन भी होगा। क्या टर्म्स और कंडीशन था? तो देखो, हमने क्या बताया था कि हमने यहां पर एक सिंपली क्या करा था, हमने यहां पर एक सिंपली टर्च का सिमेट्रिक डायग्राम बनाया था, ठीक है, कुछ इस तरह। ये क्या था? ये अपना बैटरी है या सेल था। तो करंट फ्लो कुछ ऐसे हो रहा था, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं? हम यहां पर तभी देख रहे हैं कि इससे जो करंट फ्लो हो रहा था वो डिपेंड कर रहा था बैटरी पर, या ये जो सेल है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था। तो सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज द रीजन टू फ्लो ऑफ चार्ज एंड फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कमता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कमता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। तो क्या था? कहने का मतलब ये तभी पॉसिबल था जब इस
के सामने यानी इस सराउंडिंग में कुछ अभी छेड़खानी नहीं हो रहा था, यानी यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी वगैरह नहीं हो रहा था। यानी सराउंडिंग का कहने का मतलब ये है कि फिजिकल सिचुएशन यहाँ पे जो पहले था, कहने का मतलब वो बाद में भी है। यानी यहाँ पे जो फिजिकल सिचुएशन, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो अभी भी टेम्परेचर वही है, जो यहाँ पे प्रेशर था वो प्रेशर अभी भी वही है। तभी हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तभी हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तभी हम देख रहे हैं अगर यहाँ पे फिजिकल सिचुएशन यानी यहाँ पे इर्द गिर्द कुछ छेड़खानी अगर हम कर दें, कहने का मतलब अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं या टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं या एनी वन हम घटा बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइडेड फिजिकल सिचुएशन रिमेन, इसे मिटा दूं, चलिए, फिजिकल सिचुएशन रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब हमने जो पहले सिचुएशन रखा था बाद में भी वही सिचुएशन रखेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल सिचुएशन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट का मतलब फिजिकल सिचुएशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी अनचेंज्ड। और ये फिजिकल सिचुएशन किसे कहते हैं? तो फिजिकल सिचुएशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर etc। टेम्परेचर के बढ़ाने से करंट बढ़ता है या घटता है, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, ये +2 सिलेबस में है, +2 स्टैंडर्ड में यानी हायर सेकेंडरी में है, आपका हाई स्कूल लेवल या 10th लेवल के लिए नहीं है ये सिचुएशंस। ये तो हुआ एक्चुअली ओम्स लॉ। ये तो हमने ओम्स लॉ को एक्चुअली थ्योरेटिकली समझा है। इसे हम लोग मैथमेटिकली समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैथमेटिकली भी हम लोग समझ सकते हैं। तो मैथमेटिकली समझने की अपन लोग अब कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली हम लोग समझने की कोशिश। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को, मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, VB माइनस VA था, ठीक है। मान लो कि VB माइनस VA को हम अगर V बोलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और करंट का सिंबल क्या है? तो करंट का सिंबल I है। क्या है? करंट का सिंबल I है। ऐसे ही होता है ना, अरे पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल कमेगा तो करंट भी कमेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? तो दिस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। ये क्या कहलाता है? ओम्स लॉ कहलाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाते हैं, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो वहां पर हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एडॉप्ट करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो इक्वल टू लगाऊंगा, कुछ यहाँ पर कांस्टेंट मुझे अप्लाई करना है, तो उस कांस्टेंट को हमने R बोला। क्या बोला? R बोला। इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाया, इक्वल टू लगाया और R लिखा, और ये I जो है सो I अपन ने दिया। तो V इक्वल टू क्या हो गया? तो V इक्वल टू RI हो गया। अब ये रहा कि ये R है क्या? तो दिस R इज कॉल्ड एज वेयर this capital R is proportionality constant ये क्या है? R, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जिस तरह आपने पढ़ा था कि 9th क्लास में F is directly proportional to M1 M2 and inversely proportional to 1/r²। तो आप लोग क्या करते थे? F is directly proportional to M1 M2 upon r² करते थे।
तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आप लोग क्या करते थे, तो एक कांस्टेंट अप्लाई करते थे। क्या करते थे, F इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते थे, उस कांस्टेंट को अपन लोग G बोलते थे। और G क्या था, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यानी इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट लगाया। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी करा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो इक्वल टू लगाया, एक कांस्टेंट लगाया। तो v इक्वल टू क्या हो गया, आर आई। तो वेयर r इज कॉल्ड एज व्हाट, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जिस तरह यहाँ पे g क्या था, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, बट इस g को अपन लोग कहते क्या थे, तो इस g को अपन लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे। सिमिलरली इस r को अपन लोग क्या बोलते हैं, तो इस r को अपन लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, कॉल्ड एज r इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये R को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया G, वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट एडअप किया, कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी V इक्वल टू क्या हो गया, तो V इक्वल टू आर आई हो गया। ये क्या हो गया, अपना ओम्स लॉ हो गया। तो कभी कभी आपसे ओम्स लॉ पूछा जाता है, तो ओम्स लॉ को इसी तरह आप लोग कह सकते हो, या स्टेट कर सकते हो, या डिफाइन कर सकते हो। अब चलिए आगे अपन लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने अब कुछ इसका एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बारीकी से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ओम्स लॉ आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ये ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा और इनसाइड समझने की कोशिश करते हैं। अब रहा बात कि ये रेजिस्टेंस तो हम लोग जान गए कि क्या है, तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जो ऐड किया उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस का हमने तो इंट्रोड्यूस करा, अब ये रेजिस्टेंस का एक्चुअली में एप्लीकेशन क्या है, या इस रेजिस्टेंस का कहाँ पे यूज होता है। तो दिस रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहाँ पे यूज होता है ये रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कहाँ पे यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, हमने पता है ना। तो सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ते हैं कि वो चीज है क्या, फिर उसका अपन लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ते हैं, फिर अपन लोग उसका यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं, यानी उपयोग पढ़ते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का एक्चुअली में उपयोग या यूज कहाँ पे करते हैं, तो दिस रेजिस्टेंस, यानी दिस रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन कहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, हम लोग रेजिस्टेंस को कहाँ पे यूज करते हैं, तो हम लोग रेजिस्टेंस को यूज करते हैं कहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। अब रहा बात, जरा गौर करके देखना, इस पर अपन लोग चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, तो हमने बताया था कि एक क्वेश्चन शायद लेक्चर नंबर 2 में ही बताया था, सॉरी लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि व्हाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड व्हाई कॉपर इज नॉट एज कंपेयर टू सिल्वर, बट कॉपर एंड सिल्वर आर इन सेम ग्रुप। तब पर भी सिल्वर बेस्ट था, कॉपर बेस्ट नहीं था, क्यों, तो हमने वहां पे कुछ रीजन बताया था। अब ध्यान से सुना, एक और भी रीजन है, क्या, तो एक और रीजन है यही रेजिस्टेंस। क्या रीजन है, तो यही रेजिस्टेंस। सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या है, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस लो है, और कॉपर का रेजिस्टेंस, सॉरी सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या है, लो है, और कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस हाई है। क्यों, तो समझने की कोशिश करना। हमने इसे मिटा दो क्या, चलिए, तो चलिए पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, डिफरेंट elements have different resistance। एलिमेंट्स का हमने यहाँ पे इसलिए यूज करा है कि एलिमेंट्स माने कुछ भी हो सकता है, ये मार्कर भी हो सकता है, ये मार्कर भी हो सकता है, तो इस मार्कर का कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा, इस मार्कर का अलग रेजिस्टेंस होगा। हम मेटल भी ले सकते हैं, एक मेटल का अलग रेजिस्टेंस होगा, दूसरे मेटल का अलग रेजिस्टेंस होगा, हम कुछ भी ले सकते हैं। हम
मान लो कि ये व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं, तो इस व्हाइट बोर्ड का कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा, एक दूसरा व्हाइट बोर्ड लेंगे तो उसका कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा। तो कहने का मतलब हम इसीलिए लिए कि डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट रेजिस्टेंस। अब ये डिफरेंट रेजिस्टेंस क्यों होगा, तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। इसका आंसर मैं कहाँ दूंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा, और भी एक कुछ नए कंसेप्ट हैं। तो आज अगर मैं उसका इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं। तो अब ये रहा बात, अब ये रहा बात, हाँ, कि हमने क्या बताया कि सिल्वर बेस्ड कंडक्टर है और ये कॉपर क्या है, बेस्ड कंडक्टर नहीं है एज कंपेयर टू सिल्वर। व्हाई, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। सिल्वर का रेजिस्टेंस लो है और कॉपर का रेजिस्टेंस हाई है। क्यों, तो ध्यान से देखना, मैं इससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं। क्या, कैसे, तो ध्यान से समझना। ये क्या है, मान लो ये हमने एक सेल लगाया, ठीक है, एक हमने सेल लगाया, ठीक है, यहां पे हमने कोई भी एलिमेंट यहां पे लगाया है, ध्यान से देखना। तो ये सेल क्या करता है, तो ये सेल एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को लेट हमने भी से यहां पे रिप्रेजेंट करा है। तो ये सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, विच इज भी, और ये भी के रिस्पॉन्सिबल के कारण ही यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब रहा बात, मान लो हमने बल्ब लास्ट एग्जांपल में देखा था, तो मान लो यहां पे अगर आप टॉर्च बल्ब लगाते हो, यहां पे मान लो कि टॉर्च बल्ब लगाते हो, तो देखते हो कि ये थोड़ा सा लाइट कर रहा है, बहुत लाइट मान लो कर रहा है। अगर वो टॉर्च बल्ब को हटा के आप कोई एक डोमेस्टिक बल्ब लगा देते हो, मान लो जो कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है वो लगा देते हो, तो वो देखोगे कि थोड़ा सा ही या लाइटली वो जल रहा है, या उसमें लाइटली, तो उसमें आप देखोगे कि वहां थोड़ा सा लाइटली जल रहा है। कहने का मतलब उसमें ओनली फिलामेंट ही ओनली ग्लो कर रहा है, यानी वो लाइट उतना नहीं दे रहा है। तो लाइट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स क्या, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सफिशिएंटली पास नहीं कर रहा है। तो सफिशिएंटली पास नहीं कर रहा, इसीलिए वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमने जो बल्ब लगाया, इलेक्ट्रिक बल्ब, एज कंपेयर टू दिस टॉर्च बल्ब, उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई था, इसीलिए तो बल्ब ग्लो फुल्ली नहीं कर रहा ना। तो हमने क्या बताया था कि इस व्हाइट बोर्ड का भी रेजिस्टेंस दूसरा है, दूसरे व्हाइट बोर्ड का भी रेजिस्टेंस दूसरा है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल से ये बताया कि जब आप टॉर्च बल्ब लेते हो तो वो फुल्ली ग्लो करता है। जब आप कोई भी बल्ब लेते हो, फिलिप्स का बल्ब ले लो या किसी चीज का बल्ब ले लो, तो वहां पे देखोगे कि वो बल्ब उतना लाइट नहीं कर रहा, बिकॉज वो जो फिलिप्स लाइट बल्ब है उनका रेजिस्टेंस हाई है एज कंपेयर टू दिस टॉर्च बल्ब। तो यही रीजन है। बट हमने क्या रखा, हमने कांस्टेंट क्या रखा था, तो हमने इस भी को कांस्टेंट रखा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसको अब अपन लोग क्या सिंपली बोलेंगे कि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ऐड करा। तो एक रेजिस्टेंस ऐड करा तो हम देख रहे हैं कि करंट क्या है, हम देख रहे हैं कि आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है। टॉर्च बल्ब मान लो अभी हमने लगाया था, तो अब मान लो कि हमने जरा बड़ा बल्ब या फिलिप्स का कुछ भी बल्ब लगाया, तो देख रहा हूं कि करंट जो क्या कर रहा, करंट यहाँ पे रिड्यूस कर गया। करंट क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। क्यों रिड्यूस कर गया, कि हमने बड़ा बल्ब लगाया या फिलिप्स का बल्ब लगाया था, जिसका क्या था, तो जिसका रेजिस्टेंस हाई था, इसीलिए करंट क्या कर गया, इसीलिए करंट रिड्यूस कर गया। पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब यहां से आप ये फाइंड कर रहे हो कि भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा, और दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड आई, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट को कम ना पड़ेगा, अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस को कम ना होगा, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस आर एंड आई शुड बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई थिंक आप यहाँ पे मैं जो मैथमेटिकली या ओरली बोल रहा हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसे थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखा गया है, जो भी आपको छापना है, कॉपी कर लीजिए। हो गया, मैं मिटा दूं, पॉज का बटन दबाइए और इसे कॉपी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी कीजिए। हो गया, मिटा दूं, चलिए। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि ओम्स लॉ को मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इक्वल टू आई आर, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, यानी प्रोडक्ट ऑफ I एंड R इज इक्वल टू V, यानी प्रोडक्ट ऑफ current and resistance is constant। ये क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ करंट यानी करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट क्या था? तो वो कांस्टेंट अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई करा था वो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो भी था। तो अब फिर रहा बात कि हमने क्या बताया कि अगर हमने एग्जांपल के थ्रू बताया था कि अगर हम करंट को सिंपली हाई करते हैं तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस को लो होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? रेजिस्टेंस को लो होना पड़ता है। यानी कम रेजिस्टेंस का हम अगर बल्ब लगाते हैं तो वो ज़्यादा ग्लो करता है, यानी उस बल्ब से क्या होता है? तो करंट ज़्यादा पास कर रहा है, इसीलिए वो बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। कैसे? तो हमने तो पोटेंशियल क्या रखा था? तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट था ना, यानी पोटेंशियल क्या था? अपना कांस्टेंट था। हमने जो भी वोल्ट का बैटरी लगा रखा था वही रखा था। फिर हमने देखा करंट कम जाता है यानी रिड्यूस कर जाता है। कब? जब बल्ब का रेजिस्टेंस या हमने कुछ बड़ा बल्ब लगा दिया या फिलिप्स का हमने जो बताया था वो बल्ब लगा दिया, तो हमने देखा कि करंट कम हो रहा है, इसीलिए वो बल्ब आइदर जलता ही नहीं है या ओनली उसका फिलामेंट ही हल्का सा जलता है। बट हमने क्या कांस्टेंट रखा था? तो हमने यहाँ पे देखा था कि पोटेंशियल को जो था वही हमने रखा था। पोटेंशियल जो था हमने वही पोटेंशियल रखा था। तो कहने का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अभी करंट के बारे में सोच रहे हैं। मान लो करंट को हम ये इक्वेशन से लेते हैं, तो करंट को हम एक साइड रखेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखना। मान लो कि ये इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या देखते हैं? I इक्वल टू क्या होगा? तो I इक्वल टू V अपॉन R होगा। क्या होगा? I इक्वल टू V अपॉन R होगा। यानी करंट यानी बढ़ेगा जब रेजिस्टेंस क्या होगा? जब रेजिस्टेंस घटेगा। बट दिस रिमेन कांस्टेंट, यानी हम अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं तो रेजिस्टेंस को अगर लो करते हैं या रिड्यूस करते हैं तभी करंट बढ़ता है। अगर मैं रेजिस्टेंस को हाई कर देता हूं तो क्या होगा? करंट अपना रिड्यूस कर जाता है। क्या होता है? करंट अपना रिड्यूस हो जाता है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि अगर मैं सिंपली I को R के साथ अगर रिलेशन करना चाहूंगा तो ऐसे कह सकता हूं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ऐसे कर सकता हूं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी करंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। यानी करंट बढ़ेगा जब रेजिस्टेंस घटेगा या करंट कमेगा जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका कुछ यही मतलब हुआ। When theoretically समझिए, when current increases तो क्या होगा? रेजिस्टेंस decreases, and when current decreases, जब करंट डिक्रीज कर जाता है तब रेजिस्टेंस अपना क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। कब? when पोटेंशियल या when पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। जब पोटेंशियल डिफरेंस अपना क्या था? कांस्टेंट था। तब हम देख रहे थे कि जब करंट इंक्रीज कर रहा था तो रेजिस्टेंस अपना डिक्रीज कर रहा था, और जब करंट अपना डिक्रीज कर रहा था तो हम देख रहे थे कि रेजिस्टेंस अपना इंक्रीज कर रहा था। तो कुछ हम यही फॉर्मुलेट कर रहे हैं। हमने बहुत रेजिस्टेंस के बारे में देखा। एक्चुअली इस रेजिस्टेंस का मैं नेक्स्ट लेक्चर में पोल खोलूंगा, इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं पोल खोलूंगा, बट थोड़ा बहुत आज के लेक्चर में भी कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हुआ, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जिस तरह करंट क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है? तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली रेजिस्टेंस भी क्या है? तो रेजिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिस तरह सारे फिजिकल क्वांटिटी का कुछ यूनिट होता है, कुछ उनका सिंबल होता है, कुछ उनका सर्किट डायग्राम होता है, तो क्या इसका यूनिट होगा, क्या इसका सर्किट डायग्राम होगा, ये अपन लोग देखेंगे। तो चलिए रेजिस्टेंस इस फार्मूला से अपन लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। तो R इक्वल टू क्या होगा? तो R इक्वल टू V अपॉन आई होगा। क्या? बिल्कुल होगा। देखो R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। तो इट्स यूनिट इज व्हाट? यानी इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो इट्स यूनिट इज, कौन सा यूनिट में बात कर रहा हूं? तो मैं यूनिट SI यूनिट की बात कर रहा हूं। तो
इट्स यूनिट इज व्हाट, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। और करंट का क्या यूनिट होता है, तो करंट का यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। तो इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को एक अपन लोग एक न्यू नेम के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या, तो ओम। ओम, ठीक है। यानी इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट, इट्स एसआई यूनिट इज ओम, ठीक है। इसका एसआई यूनिट ओम है। जिस तरह हम लोग चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते थे, क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, और उसका सिंबल क्या होता था, ये चार्ज का ये क्या हो गया, तो सिंबल हो गया, ठीक है। और यूनिट क्या होता था, तो इसका यूनिट कुछ कूलम्ब होता था, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते थे। सिमिलरली इसका यूनिट क्या हो गया, ओम। और इस ओम को अपन लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस ओम को अपन लोग सिंबॉलिकली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है, ओम। ध्यान से देखना इस सिंबल के बारे में, तो ये क्या है अपना ओम। और भी रेजिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट हैं, इसका और भी नाम रखा गया है, बट वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका सर्किट सिंबल कैसे होगा, जैसे हमने आपको बताया ना कि वोल्ट मीटर का, यानी जो वोल्ट मीटर होता था उसका सर्किट सिंबल कैसे होता था, तो उसका सर्किट कुछ ऐसे होता था। आमीटर का सर्किट सिंबल कुछ इस तरह होता था। तो इसका ये जो रेजिस्टेंस है, इसका सर्किट सिंबल कैसे होता है, तो इसका सर्किट सिंबल आपका होता है, इसका सर्किट सिंबल यानी इट्स सर्किट सिंबल इज, देखो रेजिस्टेंस को सर्किट सिंबल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका सर्किट सिंबल हो गया किसका, तो रेजिस्टेंस का। किसका, तो रेजिस्टेंस का। इट्स सर्किट सिंबल इज, देखो ऐसे, ठीक है। कुछ बुक्स ऐसे भी रजिस्टर को सर्किट सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करता है, बट जनरली अपना इंडिया में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, ये तो रहा सर्किट सिंबल किसका, तो रेजिस्टेंस का। चलिए रेजिस्टेंस का टाइप वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और रेजिस्टेंस भी किसी पे डिपेंड करता है, इनके कितने टाइप्स हैं, तो ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि लेक्चर एंड करने से पहले जिस तरह हम लोग सारे लेक्चर के एंड में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं, उसी तरह हम भी यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को लेंगे। तो चलिए जो भी छापना है कॉपी कीजिए और इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। शुड आई इरेज इट, चलिए तो अब चलिए अपन लोग ओम्स लॉ के प्रिंसिपल को या लॉ को यूज करते हुए अपन लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक मिनट, जिस तरह हम लोग करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज कर देते हैं, कॉल्ड एज व्हाट, तो आमीटर, कॉल्ड एज व्हाट, तो आमीटर। वोल्ट को मेजर करने के लिए क्या अपन लोग यूज करते थे, वोल्ट मीटर। उसी तरह रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपन लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं, कॉल्ड एज ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। और इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे होता है, सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे होता है, यानी रेजिस्टेंस इज measured by device called as ohm meter, ठीक है। ओम मीटर से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। और इसका इट्स सर्किट, जिस तरह वोल्ट मीटर को सर्किट डायग्राम होता था कुछ इस तरह, सिमिलरली आमीटर का इस सर्किट डायग्राम या सर्किट सिंबल इज ऐसे होता है, ठीक है। इसका ऐसे होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं होता, याद रखना।
तो ये तो रहा, हम इसको मदद से या इस डिवाइस की मदद से हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जैसा कि बोले कि कुछ प्रॉब्लम लेक्चर के अंत में हम लोग देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम मैं करता हूं, कुछ प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जाता हूं, और उस होमवर्क में भी थोड़ा बहुत हिंट मैं दे देता हूं। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी से सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाना चाहूँगा। मेरे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है? तो एनसीईआरटी का सोल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जो हमने आज कंसेप्ट बताया, जो हमने मैथमेटिकल फार्मूला बताया, उसी मैथमेटिकल फार्मूला को आपको अप्लाई करना है। सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सोल्व होगा। चलिए देखते हैं किस तरह। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12.3। देखो 12.3 क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच करंट विल बी इन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। कहने का मतलब कि क्वेश्चन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया गया है कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बोल रहा है कि करंट क्या होगा, यानी करंट क्या होगा, यानी I इक्वल टू वाट, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, यानी रेजिस्टेंस आपका दिया गया है, यानी R का वैल्यू आपको दिया गया है बल्ब का फिलामेंट का 1200 ओम, ठीक है, 1200 ओम है। यानी इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया गया है, यानी ये आपका सब ग्रुप ए है। तो इसका करंट क्या हो गया, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से क्या करंट फ्लो कर रहा है वो आपको बताना है। तो हमने क्या बताया था कि V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो V इक्वल टू क्या होगा, IR। V दे चुका है 220, यानी 220। I आपको फाइंड करना है, R का वैल्यू आपको दिया गया है 1200, ठीक है। तो इससे आपको I मिल जाएगा। I का वैल्यू क्या होगा, तो I का वैल्यू होगा 220/1200, क्या होगा, एम्पियर, ठीक है। जो भी होगा वो सिंपली आप कैलकुलेट कर लो। चलिए ये तो रहा ग्रुप ए। ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप बी में कह रहा है कि हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। ये जो इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल है उसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगर मैं इस बार भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हूं, कह रहा है ये क्वेश्चन में, और इस बार जो हीटर कॉइल था उसका रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 100 ओम। तो बोल रहा है कि करंट का जो कॉइल है उसका करंट क्या होगा, सॉरी हीटर का जो कॉइल है उसका करंट क्या होगा। तो क्या होगा, तो V इक्वल टू क्या लगाना है, IR। V आपको दे चुका है, R आपको दे चुका है, फाइंड करना है I क्या होगा। तो वेरी इजी, लगाइए और सिंपली मिल जाएगा आंसर। चलिए 12.3 तो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12.4। क्या क्वेश्चन है 12.4 में, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 16 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है 60 वोल्ट। किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है। करंट आपका दिया गया है 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर करंट दे दिया गया है। तो पूछ रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। तो बोल रहा है कि पहला केस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था तो हीटर का कॉइल 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा था। दूसरा केस में बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाकर 120 वोल्ट कर देते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट कर देते हैं, तो करंट क्या होगा, करंट क्या होगा। बहुत इजी। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, करंट आपको दिया गया है, तो R इक्वल टू क्या होगा, तो V इक्वल टू IR होता है। तो R इक्वल टू क्या होता है, तो V अपॉन I होता है। तो V क्या है 60/4, क्या होगा 60/4 इक्वल टू 15 ओम। क्या हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको 15 ओम मिला है। तो यहाँ पे देखिए R का वैल्यू आपको ऑलरेडी 15 ओम दे दिया गया है। तो करंट क्या होगा, तो I इक्वल टू क्या होता है, तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R।
तो भी आपको कितना दिया गया है, तो भी आपको 120 दिया गया है, तो 120 अपॉन आर का वैल्यू ऑलरेडी आप 15 ओम निकाल चुके हैं, तो 15, तो जो भी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, जो भी होगा वो आंसर होगा। तो चलिए, और भी क्वेश्चन है? नहीं, और नहीं है। रेजिस्टेंस पर बेस्ड आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए, एनसीईआरटी में तो बस 2 ही क्वेश्चन दे रखा था। एचसी वर्मा में है क्या? हाँ, एचसी वर्मा में तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम थोड़ा सा कंपेरेटिवली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हाई रहता है। तो चलिए अपन लोग देखते हैं कि एचसी वर्मा में कितना क्वेश्चन है। तो एचसी वर्मा में कितना क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, आ चुका है। तो एचसी वर्मा में एक सोल्व एग्जांपल है, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं एचसी वर्मा का बुक निकाल लेता हूं। हाँ, मेरे पास आ चुका है। तो एचसी वर्मा में क्वेश्चन क्या है? तो एचसी वर्मा में क्वेश्चन है सोल्व एग्जांपल का। सोल्व एग्जांपल का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वोल्ट का बैटरी है, 4 वोल्ट का बैटरी है कनेक्टेड टू अ लैंप ऑफ 4 ओम रजिस्टर। एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया गया है कितना? तो 4 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, लैंप दिया गया है, लैंप का रेजिस्टेंस भी आपको दे दिया गया है, क्या है? 4 ओम है। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द लैंप, लैंप से कितना करंट फ्लो करेगा, करंट इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन नंबर है आपका एग्जाम्पल, सोल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4.2। ठीक है, तो देखो क्या होगा। तो I इक्वल टू क्या होता है? तो I इक्वल टू होता है, देखो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा? तो V अपॉन आर, तो यानी I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को लगाएंगे। तो V का वैल्यू क्या है? तो V का वैल्यू 4 वोल्ट है, तो 4। R का वैल्यू क्या है? तो R का वैल्यू 4 ओम है, तो 4, तो 4 4 1। तो करंट कितना फ्लो करेगा? वो लैंप से करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो करेगा। तो सोल्व एग्जांपल में भी आपका एक ही था। चलिए, अब प्रॉब्लम सोल्व में भी है क्या? एचसी वर्मा में देख लेते हैं। तो यहाँ पे छाप लीजिए, तब तक मैं स्पेस बना लेता हूँ। एक क्वेश्चन आपका हाँ सोल्व प्रॉब्लम में भी है, तो मैं मिटा दूं इसे। चलिए, चलिए सोल्व प्रॉब्लम HCV का सोल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच करंट विल फ्लो फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इफ द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। कहने का मतलब कि आपको R का वैल्यू दे दिया गया है कितना? तो 12 ओम दे दिया गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V का भी वैल्यू आपको दे दिया गया कितना? 18 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि करंट क्या होगा, यानी I इक्वल टू व्हाट। तो बहुत इजी, V इक्वल टू क्या होता है? फ्रॉम ओम्स लॉ से V इक्वल टू I R। V का वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है, R का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे चुका है, तो I आपको फाइंड करना है। बहुत ही इजी। चलिए, और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, और क्वेश्चन नहीं है। तो सोल्व एग्जांपल में बस इतना ही था। अब चलिए एक्सरसाइज पर अपन लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में अपन लोग क्या दिया गया है? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज HCV का, तो एक्सरसाइज में वेरी शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डू यू से दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 ओम कब हो सकता है? 1 ओम यानी कहने के लिए यहाँ पे 1 ओम को आपको डिफाइन करने को बोला जा रहा है। डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या हो सकता है? यानी व्हेन डू यू से द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 1 ओम। तो 1 ओम क्या हो सकता है? तो फ्रॉम ओम्स लॉ आप क्या जानते हो? फ्रॉम ओम्स
लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो हमें 1 ओम करना है, यानी 1 ओम को डिफाइन करना है, तो R इक्वल टू क्या होता है, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई, ठीक है। तो 1 ओम कब हो सकता है, यानी 1 ओम तभी हो सकता है जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता हो, यानी V का भी 1 वोल्ट हो और करंट भी 1 एम्पियर हो। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता हो तो 1 ओम का रजिस्टर या 1 ओम रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि when 1 ओम when 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस produced 1 ampere current in a circuit, then resistance of resistor is said to be 1 ohm, ठीक है। तो 1 ओम को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर में भी बस इतना ही, एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन लोग शॉर्ट आंसर में तो है ही नहीं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में चलते हैं। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टेट इट्स यूनिट, हाउ कैन ओम्स लॉ बी यूज्ड टू डिफाइन ओम्स लॉ। यानी लॉन्ग तीसरा सेक्शन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है कि यानी डिफाइंस इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो वोल्ट अपॉन, देखो जब V इक्वल टू आई आर है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो I इक्वल टू V अपॉन आर होगा। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टेट्स इट्स यूनिट। तो यूनिट क्या होगा, तो देखो अगर इसके अकॉर्डिंग तो वोल्ट पर OHM, सिंबल में V अपॉन ओमेगा, और V अपॉन ओमेगा को क्या बोलते हैं, तो एम्पियर बोलते हैं। V अपॉन ओमेगा को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लैंग्वेज में समझ गए हैं, इसी लेक्चर में ऑलरेडी इसका आंसर इंक्लूड है, तो समझ गए हैं तो आंसर बना सकते हैं। चलिए लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल्स पे अब अपन लोग बढ़ते हैं। तो सेक्शन 4 यानी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में क्या है, ध्यान से देखो। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक सेल है जो कि 2 वोल्ट जिसका है और एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द सेल इन 2 मिनट। यानी आपसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज बाय डिफॉल्ट आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया, देखो क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में V का वैल्यू आपको दे दिया गया। V इक्वल टू क्या है, 2 वोल्ट है, ठीक है। और क्या है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू आपको क्या दिया गया, R इक्वल टू आपको कितना है, 1 ओम है, 1 ओम है। तो देखो जब V और R दिया है तो एक्चुअली आपसे क्यों पूछ रहा है, T का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, तो T का वैल्यू आपको 2 मिनट दिया गया है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होगा, तो I इक्वल टू देखो V अपॉन R हो, सॉरी I इक्वल टू क्या होता है, तो V अपॉन R होता है। तो यानी दिस अपॉन दिस, यानी I का वैल्यू आपको 2 एम्पियर मिला, ठीक है। तो जब I का वैल्यू 2 एम्पियर मिला तो Q इक्वल टू क्या होगा, तो I इक्वल टू क्या होता है, तो Q अपॉन T होता है। तो देखो I का वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो 2, तो 2 इक्वल टू, चलिए यहाँ पे समझिए, तो 2 इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन T, और T का वैल्यू आपको ऑलरेडी 2 मिनट दे रखा है। तो 2 मिनट को हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 × 60, तो ये सेकंड होगा। तो Q का वैल्यू क्या होता है, तो Q का वैल्यू IT होता है। तो I ऑलरेडी 2 है
और यानी 2 इंटू 60, इसे कैलकुलेट कर लो तो इतना कूलम चार्ज, ठीक है, इतना कूलम चार्ज। तो ये तो एक्चुअली चार्ज होगा, बट क्वांटाइजेशन आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो देखो ये तो चार्ज हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या आप जानते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो Q इक्वल टू NE, ठीक है। तो Q का वैल्यू आप ये ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये जो होगा सो यहाँ पे डाल देना, यानी 2 इंटू 60, ठीक है। आपको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो n, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो इससे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड हो जाएगा। तो यही कुछ थोड़ा सा इधर उधर करके यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी यहाँ पे इंक्लूड करके क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरा था, इसे आप जरूर सोल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो अपन लोगों ने देख लिया। अब चलिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कर रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रजिस्टर है, तो बोल रहा है कि करंट कितना पास करेगा। तो देखो 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देखो भी आपका 6 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, और R आपको 5 ओम दिया गया है। तो I पूछ रहा है I कितना होगा, तो सिंपली V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन R होगा ना। तो V आपको दे दिया गया है, R आपको दे दिया गया है, ये ओम है, ऐसे लिखो ओम। तो ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। ये 5वां नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 में भी वही है, 24 वोल्ट का बैटरी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि 24 वोल्ट का बैटरी है, यानी V इक्वल टू 24 वोल्ट दे दिया है, करंट भी दे दिया गया है, I का वैल्यू आपको दे दिया गया। I का वैल्यू क्या है, तो I का वैल्यू आपको, I का वैल्यू 0.4 एम्पियर दिया है, यानी यहाँ पे समझिए Q इक्वल टू आपको दे दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि V का वैल्यू 24 वोल्ट आपको दे दिया गया है, ठीक है। I का भी वैल्यू आपको 0.4 एम्पियर दे दिया गया है, ठीक। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, फाइंड द व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। R बोल रहा है कि क्या होगा, तो देखो V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या होगा, तो V इक्वल टू देखो आई आर, तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई, यहाँ से R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। तो ये फाइंड कर लो, तो जो भी होगा यानी 24 अपॉन 0.4, तो क्या होगा यानी 60, यानी R का वैल्यू कितना मिला, 60 ओम। फिर इसमें क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। फिर पूछा है कि व्हाट वुड बी द करंट इफ व्हेन इट इज इंक्रीज टू 6 वोल्ट। अगर मान लो कि यही रजिस्टर को फिर 6 वोल्ट का बैटरी से ऐड करते हैं तो करंट क्या होगा, यानी V इक्वल टू 6 वोल्ट, R आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, R इक्वल टू 60 ओम, तो I इक्वल टू क्या होगा, तो I इक्वल टू क्या होता है, तो I इक्वल टू होता है I इक्वल टू होता है आपका V बाय R, यानी V अपॉन R। तो V आपको ऑलरेडी है 6 वोल्ट, R क्या है तो 60, तो I क्या होगा, तो यानी 1/10 यानी 0.1 एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, तो 0.1 एम्पियर होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 भी बन चुका, और भी ऑब्जेक्टिव है नहीं, और तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब चलिए, सॉरी न्यूमेरिकल्स नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन कहाँ पे बता दूं, चलिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द करेंट इन द वायर डिपेंड अपॉन, किस पर करंट डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑन बोथ देम, तो ऑन बोथ देम का लगाना, यानी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हो गया। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, क्या है, ओम्स लॉ रिलेटेड, किसका किसका बीच का रिलेशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको बन जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव का, जो राइट ऑप्शन है टिक लगाना, ट्रू फॉल्स को देख लेना। तो बस इतना ही क्वेश्चन है रेजिस्टेंस रिलेटेड, सॉरी। तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन को हिंट दे दिया, तो ट्राई करना। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में अपना मेल आईडी दिया गया है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपको वहां से प्रॉब्लम को शट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा
तो लेक्चर को लाइक का बटन हिट करना, अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगा डिसलाइक का बटन भी हिट करना और रीजन बताना, ताकि हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।